ये वाला मीम तो देखा होगा तुमने। एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, तीन तेरा तीन मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। नहीं नहीं, यू आर ग्रेट। Yeah, exactly the very same thing is happening with you regarding serious preparation. You need to fix that math right now. In this video, I will show you. देखो टेलीग्राम पे भी मैंने तुम्हें एक पोल डाला हुआ था कि रिपीटर्स अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताओ कि अब जैसा सीरीज का लेवल डेवलप हो रहा है, व्हाट डू यू थिंक कि कितना समय लगना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक कि कितना एफर्ट लगना चाहिए, राइट? और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि एज अ रिपीटर या एज अ बिगिनर तुम जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जाम डेवलप कर रहे हो, बीच में एक लेवल आता है जहाँ पे तुम्हारी सारी बुद्धि हाईजैक हो जा रही है, तुम्हारी कैलकुलेशन, देयर इज अ बर्मुडा ट्रायंगल आई फील। बस उसी को है ना मुझे कन्फ्रंट करना है इन दिस वीडियो। मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ, हालांकि आई हैव लॉट मेनी थिंग्स टू शो टू यू, लेकिन मैं इसे लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ। आई होप हम जो कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक है उस पे फास्ट तरीके से पहुंच सके। लेट अस गेट ऑन टू द स्क्रीन। मैंने रिसेंट वाला CDS 2 2025 का पेपर पकड़ा, उसके सोर्सेस को ट्रैक करा और उस सोर्सेस को पढ़ने में कितना टाइम और एफर्ट लगेगा हम उसे कैलकुलेट करेंगे। ये कंक्लूजन रहेगा, लेकिन अभी तुम्हें ये चीज समझ नहीं आएगी अच्छे से। लेट अस स्टार्ट। पहले देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड को टच करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही था। इंडिया पाक रीसेंट डेवलपमेंट्स जो भी हुए हैं, तो दिस वाज एक्सपेक्टेड कि इसका कुछ तो बैकग्राउंड पूछेंगे, है ना, कुछ तो बैकग्राउंड पूछेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसमें से था। अगर हम स्टैटिक सोर्सेस पे जाए, सबसे पहले पॉलिटी में मैंने जो सेट उठाया है उसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस थे। पॉलिटी के सारे क्वेश्चन तुम्हें लक्ष्मीकांत से मिल जाएंगे। मैं PDF शेयर कर दूंगी तुमसे, ठीक है, नॉट रीडिंग द क्वेश्चंस एंड आंसर, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन मैंने स्क्रीनशॉट लगा के बताए हैं कि लक्ष्मीकांत के सोर्सेस से मिल जाएंगे। ये मैं क्यों बता रही हूँ, तुम्हारा दिमाग क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है। यू सी, यहाँ पे प्रियम्बल के जो वर्ड्स की सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, यू विल फाइंड दैट इन लक्ष्मीकांत। मोशन वर्ड से तुम क्या समझ सकते हो, यू विल फाइंड दैट इन दैट। पार्ट 4A कौन सा है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। देन कम्स हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री में ना बहुत सारे सोर्सेस हमने डिकोड कर लिए हैं। दे वर फ्रॉम थीम्स एंड दे वर फ्रॉम स्पेक्ट्रम, ठीक है। तुम्हें स्क्रीनशॉट लगे हुए दिखाई देंगे। और कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन है जो आई एम स्टिल येट टू फाइंड कि यू नो उनके सोर्सेस अभी भी हमें ट्रैक करने हैं। हिस्ट्री हमेशा से ऐसी आती आई है। ये तुम देख सकते हो, ये कंटेम्प्रेरी क्लास 12 की NCERT का क्वेश्चन है, ताशकंद एग्रीमेंट का, ठीक है। 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज है और कौन सी लैंग्वेज नहीं है, यू विल फाइंड दैट इन लक्ष्मीकांत। पॉलिटी का टॉपिक है ये, चलो बहुत बढ़िया। उसके अलावा स्मृति लिटरेचर, ये भी मैंने NCERT से ही उठाया है कि स्मृति लिटरेचर में कौन कौन से लिटरेचर आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, ठीक है। तो सेम चीज ये क्या है, ये तुम्हारे डिफेंस अवेयरनेस है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, मैंने एक वीडियो बनाई थी डिफेंस अफेयर्स की और ये सारे क्वेश्चन को टारगेट कर गई, चाहे वो अर्नाला हो, चाहे मैत्री हो, नीलगिरी सूरत वाकशीर हो, या हैमर स्कैल्प मिसाइल हो जाए, ब्रह्मोस मिसाइल हो जाए, एक डिफेंस की वीडियो से वो टारगेट हो गई थी। बेसिकली अगर डिफेंस अफेयर्स की बात करें तो तुम्हें 1 साल की न्यूज़ तो पता ही होनी चाहिए, बट उसके अलावा भी कुछ स्टैटिक पोर्शन होता है डिफेंस का, जो कि मैंने जोड़ तोड़ के नोट्स बनाए हैं। तुम उसे पढ़ लोगे तो यू विल बी गुड टू गो अबाउट दिस सेक्शन। डिफेंस का स्टैटिक और डिफेंस का करंट अफेयर्स कम से कम 1 साल का तुम्हें तैयार होना चाहिए। चलो, गेटिंग बैक टू दी बेसिक्स कि स्टैटिक से कहां से क्वेश्चन है। पॉलिटी के सारे क्वेश्चन यू विल फाइंड फ्रॉम दी लक्ष्मीकांत, ठीक है। अगेन ये NCERT का क्वेश्चन, हिस्ट्री का क्वेश्चन यू विल फाइंड दैट। साइंस, देखो साइंस पूरी की पूरी लगभग 90% डायरेक्टली तुम्हें NCERT में मिल जाएगी। अब तुम पूछोगे कौन सी NCERT, 9th 10th की NCERT, यस, बट अब जैसा पेपर आ रहा है यू हैव टू टच 11th और 12th की NCERT एज वेल। हाँ, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, बहुत सारे टॉपिक 11th और 12th की NCERT से था। ये तो 10th की NCERT में तुम्हें मिल जाएगा। देन एवरेज फाइंड आउट करना था, ये डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली अगर इतनी तो बुद्धि है ना तुम्हें कि पूरा चैप्टर पढ़ जाओगे और फिर कुछ ऐसा सवाल आएगा तो तुम कर लोगे। हर चीज का डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। देन देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट लीनियर मोमेंटम, उसका कंजर्वेशन, कि
अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो उससे क्या इन्फेरेंस निकलता है? सेम इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर तुम ऐसे लट्टू घुमाओगे तो वर्क डन क्या होगा? दैट वॉज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। देन देर वॉज अगेन वन न्यूमेरिकल टाइप जो कि एक फॉर्मूला डिराइव करगी, ये वाला 11th एनसीईआरटी का मैंने स्क्रीनशॉट उठाया हुआ है। सेम साउंड का एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन है ना पीवाईक्यूज में भी पूछे गए थे। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन यहाँ पे तुम देखोगे, एक्सरेज का डिफ्लेक्शन पूछा गया है। एक्सरे का डिफ्लेक्शन 2020 में भी पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था। अच्छा, देन टेलीस्कोप का क्वेश्चन था, टेलीस्कोप में कौन से लेंसेज यूज होते हैं, ठीक है। तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ये तो कंसिस्टेंट क्वेश्चन रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, है ना। देन 1D ग्राफ जनरेटर, अब पता है इसमें ट्विस्ट है, समझना मेरी बात को, ये तुम्हें 11th की एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा अगर तुम एनसीईआरटी के वेबसाइट पे अभी जा रहे हो, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में ये टॉपिक हटा दिया गया है। Yes, you will find this topic only in the old NCERT। तो यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखने लायक है कि न्यू NCERT से बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो तुम्हें पढ़ाई करनी है तो ओल्ड NCERT से ही करनी होगी, ओल्ड NCERT ही तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। समझना पूरी बात को, कितना एफर्ट लगने वाला है अभी तुम्हें साफ साफ पता चलेगा। दिस इज अगेन फ्रॉम 10th की एनसीईआरटी के भाई तुम इलेक्ट्रोलिसिस करके कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हें इस टेबल से आराम से आंसर मिल सकता था। देन ग्राफीन की प्रॉपर्टीज एलोट्रोप्स में हमारा 10th मैक्स टू मैक्स 11th या 12th की एनसीईआरटी से ये कवर हो सकता था, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन आई गेस दिस इज रिपीट, अच्छा ये बैक हो रहा है, ओके। प्लास्टिक्स डिग्रेड क्यों नहीं होते आसानी से, यू विल फाइंड दैट इन एनसीईआरटी, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का साइंस के कुछ क्वेश्चन बहुत ही बेसिक थे। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा हुआ था, नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर कौन सा नहीं है, ये साइंस के मिसलेनियस में आ जाएगा। कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो तुम्हारी जनरल रीडिंग से सॉल्व होते हैं या बेसिक ऑब्जर्वेशन से सॉल्व होते हैं, है ना, ठीक है। देन देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट ट्रांजिशन मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, यू विल फाइंड दिस इन 11th की एनसीईआरटी, 11th आई गेस 12th की एनसीईआरटी, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर किसका होगा, ये सेम टू सेम पेजेस का ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वहीं पे तुम्हें दिखाई देगा कि ट्रांजिशन मेटल के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें बस ये देखना था कि सोडियम और लिथियम तो तुम्हारा अल्कली मेटल है, कैल्शियम तुम्हारा अल्कलीन अर्थ मेटल है, आयरन इज 1, आयरन 2+ भी होता है और 3+ भी होता है, ये तो तुम्हें खुद ही पता है, फेरस भी होता है, फेरिक भी होता है। तो ये जनरल ऑब्जर्वेशन से भी तुम प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज एनसीईआरटी में तो ऑब्वियसली तुम्हें ये चीज मिल ही जाएगी। अच्छा, दिस वाज आल्सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की रॉटन एग की स्मेल कैसी हो, मतलब वो एग्जैक्टली कौन सी स्मेल होती है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल होती है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल पूछ लिया यहाँ पे। किंगडम, फाइलम, जीनस, स्पीशीज, क्या उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, यू विल फाइंड दिस इन 11th की एनसीईआरटी, ठीक है। एयरबॉर्न डिसीजेस एनसीईआरटी, ठीक है। एपीओ ब्लड ग्रुपिंग एनसीईआरटी, ओके। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये तो 8th की एनसीईआरटी में भी तुम्हें मिल जाएगा, है ना। अच्छा, ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स, ये तुम्हें 11th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है। हमारे जो दांत की इनेमल होता है वो किस चीज का बना होता है, 10th एनसीईआरटी, ठीक है। देन अगेन 11th की एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में तुम्हें ये मिल जाएगा, नई एनसीईआरटी में डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया गया है इसलिए तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है, कि डाइसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं, और विली जो होती है वो तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी, न्यू एनसीईआरटी से ये सिलेबस हटा दिया गया है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यू विल फाइंड दैट इन 11th की एनसीईआरटी। पीएच वैल्यू, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 8th या 10th की एनसीईआरटी से हो जाता। देन अगेन सम क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री, हिस्ट्री में डिटेल में क्वेश्चन हर बार ही आते हैं, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, इसका सोर्स एज सच स्टैंडर्ड सोर्स, अगर मैं बोल रही हूँ ना सोर्स नहीं मिला, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड सोर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ल्यूसेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी गाइड बुक, आई एम नॉट टॉकिंग इवन अबाउट माई सोर्सेस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड सोर्सेस। अभी तुम देखना, अभी तुम्हें पता लगेगा कि एग्जैक्टली कितना टाइम तुम्हें लगना चाहिए तैयारी के लिए। ये सारे देखो, ये स्पेक्ट्रम के सोर्सेज हैं, ये सारा स्पेक्ट्रम से तुम्हारी हिस्ट्री पूछी गई है, ये एनसीईआरटी की है,
ये अगेन स्पेक्ट्रम का है, ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है, ये सारे सोर्सेस तुम पॉज करके देखना, मैं तुमसे पीडीएफ भी शेयर कर लूंगी, ठीक है। अच्छा, मतलब एक शिद्दत से अगर तुम्हें पढ़ना है ना, ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी करके जोड़ तोड़ के एग्जाम इजी हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, हार्ड होगा तो नहीं हो पाएगा, नो। अच्छी तरीके से तैयारी करने में कितना समय, ये सारे स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देन इकोनॉमिक्स में तुम्हें इकोनॉमिक सर्वे, पीआईबी, बजट, इन सब से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ, ये सब पीआईबी से भी 2-4 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाते हैं, है ना। देन देर वर सम क्वेश्चन मिसलेनियस सेक्शन, आजकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा पूछा जाता है। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस थे, इवन अभी लास्ट 2 पेपर से तुम्हारे कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारे तुम्हारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। ज्योग्राफी भी तुम्हारी एनसीईआरटी 11th-12th की करोगे तो हो जाएगा, इसके अलावा जीसी लियोंग देखोगे तो मस्त हो जाएगा तुम्हारा ज्योग्राफी। ये सारे ज्योग्राफी के सोर्सेज है तुम्हारे, ठीक है, ये सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है। एंड देन सम करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स ये ऑपरेशन का क्वेश्चन है, ये बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन है, और उसी तरीके से ये तुम्हारी मिसलेनियस सेक्शन का पोर्शन है। अब आते हैं कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैं कहना ये चाहती हूँ कि हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन प्योरली लक्ष्मीकांत से हो जाएंगे। बोलने में कितना आसान लगता है कि एक बुक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लक्ष्मीकांत में लगभग 900 पेजेस है, एंड इफ आई एम सेइंग 900 पेजेस है, छोटे छोटे फॉन्ट में बहुत भर भर के डिटेल में है, तो कम से कम तुम इसकी एक रीडिंग लगाओगे ना तो 2 महीने तो लग ही जाने वाले हैं। और एक रीडिंग में तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब खिचड़ी हो जाएगा कि प्रेसिडेंट में क्या था, वाइस प्रेसिडेंट में क्या था, प्राइम मिनिस्टर में क्या था। दूसरी रीडिंग लगाओगे, चलो 2 महीने नहीं लगेंगे, 1 महीना लगेगा। ऑल इन ऑल तुम्हें 3 महीने सिर्फ पॉलिटी में ही लग गए हैं विदाउट एनी प्रैक्टिस, समझ रहे हो। और एक बार में तुम्हें सब कुछ याद नहीं रह सकता है। ओके, टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में जैसे मैंने बताया 11th-12th की एनसीईआरटी, हर क्लास में 2-2 एनसीईआरटी है, उसको तुम पढ़ोगे, जीसी लियोंग को पढ़ोगे और थोड़ा सा एक मिसलेनियस सोर्स लगा लोगे, लगभग 500 पेज रहेंगे। सेम चीज उसमें भी लगेगी, फर्स्ट रीडिंग लगानी पड़ेगी, सेकेंड रीडिंग लगानी पड़ेगी। कितना समय लगेगा? हिस्ट्री में तो और ज्यादा, मिनिमम 3 महीने लगेंगे तुम्हें हिस्ट्री पढ़ने में, क्योंकि हिस्ट्री काइंड ऑफ बोरिंग होती है, उसमें फैक्चुअल डेटा बहुत ज्यादा होता है, याद लॉजिकल चीजें जिसमें कम होती है ना, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। यू हैव टू गो थ्रू थीम्स, 12th की खासकर, और 3 थीम्स है, स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ेगी और बहुत सारे दूसरे वेरिड सोर्सेस भी पढ़ने पड़ेंगे हिस्ट्री को एक्सेल करने के लिए। लगभग 2000 पेजेस का लिटरेचर पूरा पढ़ना पड़ेगा टू एक्सेल इन हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में 11th और 12th की एनसीईआरटी मिला के 3 बुक्स बनती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में तुम्हें पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा भी पढ़ना पड़ता है कि क्या 5 ईयर प्लान्स थे, कैसे इंडिया एक्सेल कर रहा था, इंडिया का फोकस कब क्या रहा है, कौन से प्राइम मिनिस्टर्स आए, उन्होंने क्या काम करा। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री भी इकोनॉमिक्स में आ जाती है। इसके अलावा पूरा बजट उस साल का और इकोनॉमिक सर्वे, लगभग 500 पेजेस इकोनॉमिक्स में लग जाएंगे, है ना। और इकोनॉमिक्स की हाइप बहुत ज्यादा हाई होती है कि सब इसको टफ सब्जेक्ट मानते हैं, है ना, ठीक है। साइंस की बात करें, 9th से लेके 12th की एनसीईआरटी, यस, आप नहीं बोल सकते कि 10th तक कर लो, हो जाएगा। 11th और 12th की एनसीईआरटी तुम्हें गो थ्रू करनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, ये सब लगभग 500 पेजेस होंगे। उसके बाद तुम करंट अफेयर्स पढ़ोगे लास्ट 1 साल का। अब 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ने से काम नहीं बनेगा, तुम्हें 1 साल के डेवलपमेंट्स देखने पड़ेंगे। उसके बाद मिसलेनियस सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हारे कोई डायरेक्ट सोर्सेस नहीं होते, जनरल ऑब्जर्वेशन में होते हैं कि तुम न्यूज को सुन रहे हो, तुम डिबेट्स को सुन रहे हो, फिर तुम्हारी क्यूरियोसिटी आ रही है, तुम उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो। प्रेजेंस ऑफ माइंड के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उसके 2 पेजेस तुम हटा दो। तो ऑल इन ऑल यू रिक्वायर 5000 पेजेस टू क्लियर योर सीडीएस का एग्जाम। अब मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से पढ़ाई की जाती है फॉर अ बिगिनर और रिपीटर्स के लिए भी, खासकर क्योंकि रिपीटर को होता है रिपीटर सिंड्रोम। व्हाट डू यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड बाय रिपीटर सिंड्रोम? कि जब तुम्हें 60% या चलो 70% नॉलेज भी होती है ना चीजों की, तब जब और एग्जाम क्लियर नहीं हुआ होता है, चलो हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन आई एम सेइंग कि तुम रिपीटर हो, 60-70% तुम्हें नॉलेज है, स्टिल यू आर नॉट एबल टू क्लियर दी कट ऑफ, यू आर नॉट एबल टू क्लियर दी एग्जाम। फिर क्या होता है, जब तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट देते हो ना और पढ़ना शुरू करते हो, तो यू आर
एक्चुअली वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि कितनी बार एक ही चीज पढ़ूं कि प्रोकैरियोटिक सेल ये होता है, यूकैरियोटिक सेल ये होता है, एनिमल सेल ये होता है, प्लांट सेल ये होता है। यू आर लाइक कि मुझे ये सारी चीजें पता है, बस मुझे वो चीजें बता दो जो मुझे नहीं पता और जिसकी वजह से मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है। तो यू टेंड टू स्किप थिंग्स, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे पता है, एंड इवेंचुअली यू फॉरगेट कि तुम चीजों की डेप्थ को भूल चुके हो, तुम्हारे अंदर से वो जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी वो ब्लर हो चुकी है। तो अगेन ये साइकिल कभी खत्म नहीं होता है। तो इट इज एक्चुअली रिकमेंडेड कि अगर तुम्हारा एग्जाम नहीं निकल रहा है तो स्टार्ट लाइक अ एब्सोल्यूट बिगिनर, स्टार्ट लाइक ए एब्सोल्यूट बिगिनर। अब एब्सोल्यूट बिगिनर से क्या मतलब है कि यू कीप पेशेंस विद योर ओन सेल्फ कि यार भले मुझे आता है फिर भी मुझे उतने ही इनोसेंस के साथ या मुझे उतनी ही क्यूरियोसिटी के साथ चीज़ों को पढ़ना है। पढ़ाई कैसे होती है? जब तुम फर्स्ट रीडिंग मारो चीज़ों की और जस्ट एक जनरल ऑब्जर्वेशन लो अबाउट दी सब्जेक्ट, हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड, हाउ टॉपिक्स आर इंटरकनेक्टेड, और यू हैव अ 3D मॉडलिंग ऑफ दी सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद तुम सेकेंड रीडिंग लगाते हो ताकि तुम्हारा दिमाग में और ज्यादा इम्प्रेशन बनने लगे कि अच्छा ठीक है, प्रेसिडेंट ऐसे ऑपरेट करेगा, प्राइम मिनिस्टर ऐसे ऑपरेट करेगा। यू अंडरस्टैंड थिंग्स इन डेप्थ। पहली रीडिंग में तुम्हें कंफ्यूजन ज्यादा होगा। यस, अगर तुम्हारे साथ ये सेम चीज हो रही है कि पढ़ रहे हैं, भूल रहे हैं और कंफ्यूजन हो रही है, that is absolutely normal. You need second reading of topics. ठीक, सेकेंड रीडिंग के बाद जब तुम नोट्स बना लेते हो ना, नोट्स को रिवाइज करते हो, तब जाके चीजों को समझ पाओगे। एंड देन कम्स द रोल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गिव्स यू डायरेक्शन कि चीजें कितनी डेप्थ में आ रही है, कौन से टॉपिक यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो दिस इज हाउ तुम हर सब्जेक्ट की तैयारी करते हो। और उसमें यस यू रिक्वायर मोर देन अ ईयर ऑफ प्रेपरेशन। देखो सीएपीएफ का बहुत अच्छा गेम है। आई रियली लाइक सीएपीएफ का कैलेंडर कि तुम्हें पढ़ाई करने का मौका मिलता है। सीडीएस के एग्जाम में क्या है कि हर 6 महीने के बाद एग्जाम आ जाता है, 1 महीने में फिर रिजल्ट आएगा। अभी देखो सेम चीज हुई, 14 को तुम्हारा पेपर हुआ, 1 हफ्ता तुम्हारा ऐसे ही निकल गया है उसके डिप्रेशन में या कट ऑफ जानने में या तो ब्रेक लेने में। तुम वापस स्टार्ट करोगे तभी तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में कुछ लोग बहुत एक्साइटेड होके पढ़ना छोड़ देंगे कि अब एसएसबी की तैयारी करनी है, और कुछ लोग दुखी होके छोड़ देंगे कि यार इतनी मेहनत करी थी फिर भी नहीं हुआ, अब क्या होगा, किसको क्या मुंह दिखाऊं। दोबारा रीस्टार्ट करना मुश्किल हो जाएगा। 1 महीना इसमें बर्बाद हुआ तुम्हारा। और फिर जब तुम वापस गेयर पकड़ना शुरू करते हो, बीच में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन आएगा, सब कुछ बैक टू जीरो, बैक टू स्क्वायर वन आ जाएगा। और ऐसे ऐसे करके कब तुम्हारा एग्जाम के 2 महीने बाकी रह जाएंगे तुम्हें खुद को नहीं पता होगा। एंड देन अगेन वही वाला सर्कल शुरू हो जाएगा कि यार अब इंपॉर्टेंट ही कर लेते हैं, है ना, अब तो टाइम ही नहीं बचा है। तो ये सीडीएस का कैलेंडर बहुत खराब है, सीएपीएफ का कैलेंडर बहुत अच्छा है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि भाई ये सब सोर्सेस को तैयारी करने में इतना टाइम लगता है, जो आजकल ये हवा बना हुआ है कि ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। नो, ये बरमूडा ट्रायंगल है। तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई इतना ज्यादा टाइम और इतने ज्यादा सोर्सेस लगते हैं। अब एक टीचर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? एक टीचर ये कर सकता है कि उसने ये सारी चीजों को समझा है, वो समझ के अगर मैं तुम्हें वो चीज को एक्सप्लेन कर रही हूं ना, अब मैंने 900 पेज की लक्ष्मीकांत पढ़ी है और अब मैं तुम्हें समरी बताऊंगी ना, तो तुम्हारे दिमाग में जो सेकेंड रीडिंग के बाद जो थॉट आया है, जो कॉन्फिडेंस आया होगा ना, वो तुम्हें हाफ टाइम में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बिकॉज आई नो वॉट इज रिक्वायर्ड, वॉट शुड बी इग्नोर्ड, वॉट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। बस ये तुम्हारा 50% टाइम इसमें बच जाता है। इतना ही होता है, तुम्हारा हार्डवर्क कहीं पे इवॉपरेट नहीं होगा। हार्डवर्क तो फिर भी करना पड़ेगा, बस इतना सा टाइम, अंडरस्टैंडिंग का टाइम थोड़ा सा बच जाता है तुम्हारा कि तुम खुद जब 1 रीडिंग मारोगे, 2 रीडिंग मारोगे, और वहीं पे अगर कोई मुझसे सुन ले कि भाई ऐसा होता है, प्रेसिडेंट ये करता है, वो करता है, वो करता है, इतनी चीजें होती है, तुम्हारा 50% टाइम बच जाता है। ठीक है, तो भाई अब तुम्हें कोई बोले कि सीडीएस एग्जाम शॉर्टकट से होगा, नहीं होगा। और अगर कोई कर रहा है तो हो सकता है उसका बैकग्राउंड क्लियर हो, उसका बैकग्राउंड क्लियर हो, उसे बहुत सारी चीजें पहले से आती हो, वो होशियार हो, उसे पता हो, तभी हो सकता है। अदरवाइज अब शॉर्टकट से सीडीएस एग्जाम नहीं निकल सकता है।
अगर कोई कहता है कि 1 महीने में, 3 महीने में निकाल देंगे, तो भाई रॉन्ग नंबर लग रहा है वो, ठीक है। उसी के साथ मैं तुम्हें ये चीज अब बताना चाहती हूँ कि ये सेम पैटर्न में जो पढ़ाई है, जो मैं कह रही हूँ शिद्दत वाली पढ़ाई, और इतने स्टैंडर्ड सोर्सेस को टच करके उनका रेफरेंस लेके तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, अब वो खुद मैं क्लासरूम में भी कराने वाली हूँ, ऑफलाइन में। ऑफ कोर्स ऑनलाइन तो होगा ही होगा, लेकिन ऑफलाइन में भी एक काम तुम्हें क्या करना चाहिए पता है? एक बार तुम्हें मुझसे पूछिए, एक बार तुम्हें ना सब कुछ छोड़कर पढ़ाई करनी चाहिए। बस हवाई हवाई में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब यूपीएससी एक्चुअली वांट स्मार्ट किड्स। ये नहीं कि भाई शॉर्टकट लेके आ गए काम हो गया, अब उसे सही में कंटेंटेड बंदा चाहिए कि जिसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, जिसे चीज़ों के बारे में पता हो, जिससे अगर बातचीत की जाए ना तो सच में नॉलेजेबल पर्सन लगे, और ऐसा ना कहे कि अरे भाई मैंने तो 1 महीने में एग्जाम निकाल दिया। नो, नाउ यूपीएससी एक्चुअली वांट्स तगड़ा बंदा, ठीक है। तो अब सब कुछ छोड़कर, अब 1 साल का समय तो मिल नहीं पाएगा। अगर नेक्स्ट ही अटेम्प्ट तुम्हें सीडीएस 1 2026 देना है तो 1 साल का टाइम तो है नहीं, तो अब डबल द एफर्ट तुम्हें लगाना पड़ेगा। डबल द एफर्ट की पढ़ाई के अलावा सब कुछ छोड़ दो यार। सब कुछ से मेरा मतलब है जो फालतू की चीजें तुम कर रहे हो, जो फालतू की चीजें मेंटल स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तुम्हारी, उन सब को छोड़कर अगर तुम सच में ऑफलाइन आ सकते हो, उससे बेटर कुछ नहीं है। क्योंकि वहां पे तुम्हें एनवायरनमेंट मिलता है ना, वहां पे तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग दिखाई देते हैं जिनका सेम एम्बिशन है, जिनका सेम गोल है, तो तुम्हारी पूरी दिनचर्या बदल जाती है। बट अगर तुम्हारे लिए वो किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है ना, तो ऑनलाइन इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। तुम एक काम करो, मुझे व्हाट्सएप पे एक बार पूछ लो कि तुम्हारे लिए क्या बेटर है। तुम्हें सच में क्या ऑफलाइन आने की जरूरत है, या तुम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो? अगर तुम्हारे फैमिली कमिटमेंट्स हैं, जॉब कमिटमेंट्स हैं, कॉलेज कमिटमेंट्स हैं, ऑनलाइन इज ऑल्सो फाइन। बट एक बार है ना पूछ लो कि तुम्हें क्या सूट करेगा, किस पैटर्न में सीडीएस की ये मैंने सिर्फ जीके के बारे में बात करी है, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब इसमें इंक्लूडेड होगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। उसका रिस्पेक्टिव कोर्सेज हम देख लेंगे, आईएमए का अलग, ओटीए का अलग। बट एक बार है ना पूछ लो। मैं डायरेक्टली तुम्हें नहीं कह रही कि जाके कोर्स खरीद लो, नहीं, एक बार आओ और मुझसे पूछ लो कि कैसे पढ़ाई होने वाली है, कैसे कोर्स में एनरोल करेंगे, क्या तुम्हें ऑफलाइन में आना चाहिए, क्या नहीं आओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। या तो इफ यू आर कमिंग टू मी एंड सेइंग कि आई एम ऑलमोस्ट देयर, मैं कोर्स लेना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, आप बस मुझे डायरेक्शन दे दो, आई एम रेडी टू गिव यू दैट ऑल्सो, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को इस तरीके से हेल्प करी है आज तक कि यू आर ऑलमोस्ट देयर, कोई बात नहीं, कोई कोर्स, कोई ऑनलाइन या कोई ऑफलाइन कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आई विल गिव यू जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिससे तुम्हारा एग्जाम निकल सकता है, ठीक है। बाकी यार अब सीरियस एग्जाम को सीरियसली लेना शुरू कर दो, और जेन्युइनली सारी चीजों से, दूसरी चीजों से हट जाओ। अब ये कोई इजी एग्जाम नहीं रहा है, यू एक्चुअली नीड टू गिव योर ऑल, बियॉन्ड योर सेल्फ। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। आई टोल्ड यू बाय द सोर्सेस कितने पेजेस हैं, 5000 पेजेस की मास्टरी तुम हासिल करोगे तभी सीरियस एग्जाम निकल पाएगा। आई कैन जस्ट हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम। जो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस था लास्ट टाइम, वो बहुत हेल्प करा है लोगों को, है ना। सोचो अगर लास्ट महीने में इतनी हेल्प मिल सकती है, तो अगर 6 महीने अच्छे से पढ़ोगे तो कितनी हेल्प मिलेगी। आर यू गेटिंग मी? yes, I hope you are getting me. Baki, just ask me on my WhatsApp number ki what will suit you. I'll see you guys in the next video. Till then, goodbye and jai Hind.